हाय मेरे प्यारे बच्चों, क्या मुझे देख पा रहे हैं? टेक्निकल टीम प्लीज मुझे बताइए कि क्या मैं लाइव आ चुका हूँ। ओके। सो कैसे मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो आप लोग? आप लोगों का प्रिपरेशन कैसे चल रहा है? आपका जेई के एग्जाम का, नीट के एग्जाम का। बहुत सारे बच्चे इस चैनल पे अभी अपने मेन एग्जाम की, जो उनकी जिंदगी का बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है, उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। पर आज का सवाल हमारा ये है कि हम लोग देख रहे थे कि 3 को आप लोगों का एग्जाम होना था, 3 मई को। और अभी हम लोग अगस्त तक पोस्टपोन होते होते यहां तक पहुंच गए हैं। पर सवाल यह है कि क्या अब ऐसी कंडीशंस में हम हैं कि हम लोग एग्जाम दे पाएंगे? उसके बारे में बात करेंगे। मंडे को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था और बहुत सारे बच्चे थोड़ा प्रेशर फील करने लगे थे, क्योंकि अभी सिचुएशन ऐसी नहीं है, हेल्थ कंडीशंस का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज उसी के बारे में बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया, क्या वो जल्दबाजी में नहीं लिया, या फिर क्या वो सही है या गलत है, उसके प्रोस्पेक्टिव क्या है, क्या हम लोग तैयार हैं, सिचुएशन कैसी है अभी, क्या नीट का एग्जाम पॉसिबल है, क्या जेई का एग्जाम पॉसिबल है, या उसे फर्दर पोस्टपोन करना चाहिए, और अगर पॉसिबल है तो किन सिचुएशन में पोस्टपोन करना चाहिए, तो हमें उसमें अपनी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, उसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो आज का ये जो सेशन है बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पहले तो आप लोगों को बता दूं कि मैं ये सेशन क्यों ले रहा हूं, उसके पीछे का एक रीजन है। पर उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप सब बच्चे मेरे साथ चैट से जुड़े हुए हैं, क्योंकि मैं आपसे बहुत सारे सवाल पूछूंगा और आपको सारी कंडीशंस का जवाब भी दूंगा। तो आप लोगों के चैट में तब पढ़ पाऊंगा जब आप सेशन को लाइक करोगे, तो प्लीज आप लाइक जरूर कर देना। आज का मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें आज जितने भी जेई और नीट के एस्पायरेंट्स हैं, उनको अपना एक रोल, एक अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना है अगर हमें आगे बढ़ना है। तो इस मुद्दे पर ढंग से खुले दिल से बात करना मैं आज चाहता हूं, और बहुत ज्यादा जरूरी भी है। हम बच्चों के लिए, हम बच्चों की सेफ्टी के लिए, हम बच्चों की हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है हमें जानना कि आज की कंडीशन क्या इस चीज को फेवर करती है कि सितंबर में एग्जाम हो। जेई के तो एग्जाम में अब मुश्किल से 15-17 दिन, 20 दिन से ज्यादा बचे ही नहीं है, और नीट के एग्जाम में भी कम ही समय बचा है। क्या हम लोग तैयार हैं? क्या हमारी गवर्नमेंट तैयार है? क्या एनटीए की बॉडी ने इतनी प्रिपरेशन कर ली है कि वो इतने मैसिव अमाउंट को, इतने मैसिव क्राउड को, जो कि इतने स्टूडेंट एग्जाम देने वाले हैं, उनको संभाल पाएंगे? कोरोना की सिचुएशन, फ्लड की सिचुएशन, सारी सिचुएशन मैं आज क्लियर करने वाला हूं। और उसके बाद एज अ स्टूडेंट और एज अ मेंटर, एज एन एजुकेटर, मैं आप लोगों को कुछ रिक्वेस्ट करूंगा और आप लोगों को रिस्पॉन्सिबल होके उसको पॉजिटिवली लेना है और हमारी गवर्नमेंट तक पहुंचाना है। हमारी गवर्नमेंट का फैसला कितना सही है, ये सब बातों के बारे में आज मैं बात करूंगा। और आप लोगों को सच्चाई जाननी इसलिए जरूरी है क्योंकि आपके भविष्य का सवाल है। तो आप लोग प्लीज, रिक्वेस्ट करता हूं, सबसे पहले तो आपसे चैट से मैं तब जुड़ पाऊंगा। हम आपके साथ हैं, आप हमेशा याद रखिएगा। और हम आपके हक के लिए, आपके फेवर के लिए ही बात करने मैं यहां पर बैठा हूं, और मैं सोच रहा हूं इसके पीछे का रीजन बताता हूं क्या है। हमारे लिए स्टूडेंट ही सर्वोपरि है, नो डाउट अबाउट इट। हम हमेशा इस यूट्यूब के चैनल पे हमारे बच्चों को पढ़ाते आए हैं, ये चैनल हमेशा बच्चों को सर्व करता रहा है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अभी इस एग्जाम के लिए मुझे पर्सनली बहुत बार मेल आ चुके हैं, और वो लोग परेशान हैं सिचुएशन को देखते हुए। ऐसा नहीं है कि बच्चों की तैयारी नहीं है, बहुत सारे बच्चों की तैयारी है, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से उनमें थोड़ा डर है। और जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसके बाद से बहुत सारे मेल्स, मैसेजेस आए हैं कि हमसे बच्चे पूछ रहे हैं पर्सनली कि क्या सिचुएशन सही है सर, क्या आपको लगता है कि एग्जाम होना चाहिए या पोस्टपोन होना चाहिए? तो आज मैं अपना स्टैंड क्लियर करूंगा कि एग्जाम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, उसमें बच्चों को क्या करना है, और हमारी गवर्नमेंट तक इस आवाज को आप लोगों को लेके जाना है। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। सच्चाई जानते हैं तब से लेके अब तक क्या हुआ है, क्योंकि शायद ये पिक्चर जो अब मैं दिखाने वाला हूं हमारी गवर्नमेंट तक नहीं पहुंची है, और आज आप सब बच्चों को उस पिक्चर को हमारी गवर्नमेंट तक पहुंचाना है।
चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। मेरा नाम है अरविंद अरोड़ा और आप मुझे देख रहे हैं वेदांतु नीट मेड इजी चैनल पे। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आई हैव अ रिक्वेस्ट। ये जितना भी डेटा कलेक्ट किया है वो गौतम ने किया है, सो थैंक यू सो मच। कॉन्सेप्ट जरूर मेरे दिमाग से निकला था, बट जितना भी डेटा कलेक्शन है वो गौतम ने किया है, सो थैंक यू सो मच। आप मेरे बच्चों, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि अगर आप लोग अभी तक इस फैमिली का हिस्सा नहीं बने हैं तो आप प्लीज इस फैमिली का हिस्सा जरूर बन जाइए, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और आप लोगों के पीछे हमेशा हम लोग खड़े रहेंगे। मैं आगे फर्दर कुछ डिले नहीं कर रहा हूं, सीधे बात कर रहा हूं मुद्दे की। क्या अभी जेई और नीट का एग्जाम कराना पॉसिबल है? क्या हम उस सिचुएशन पे पहुंच गए हैं? हम लोग आज बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से घिरे हुए हैं, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम कोरोना है और फ्लड सिचुएशन भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बहुत सारे बच्चों के लिए जो कि एग्जाम के सेंटर तक नहीं पहुंच सकते। तो ऐसे सिचुएशन में क्या हमारे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सही लिया है? हम लोग अपने सुप्रीम कोर्ट का बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हमें हमारे बच्चों की भी चिंता है और उसके बिहाफ पे ही आज मैं ये सेशन ले रहा हूं। और सब बच्चों को मेरी रिक्वेस्ट है कि ये सेशन और ये आवाज आप लोगों को गवर्नमेंट तक पहुंचानी है, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचानी है, क्योंकि अभी सिचुएशन कैसी है वो मैं आज आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं। तो आज का हमारा सवाल यही है कि क्या अभी नीट और जेईई का एग्जाम पॉसिबल है, उसके बारे में बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक बहुत ही बड़ी पिक्चर क्लियर करता हूं, जो शायद जब ये केस पिटीशन डाली गई थी और जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था मंडे को, शायद उन्होंने ये चीजें नहीं देखी हैं। मैं आप लोगों को बताता हूं। सबसे पहले हम लोग यहां पर एमएचआरडी के, हमारी जो गवर्नमेंट है उसकी जो बॉडी है एमएचआरडी, उसके डिसीजन अभी तक कैसे रही हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं, हमारे जेई और नीट के एग्जाम को लेके। और ये हम सब बच्चों को सुनना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें शायद हम लोगों को याद नहीं रही। पहले तक जब तक हम बोलते रहे, जब कोरोना के केसेस बहुत कम थे, तब एग्जाम शायद करवाया जा सकता था, लेकिन शायद अब सिचुएशन कैसी है, भयावह हो चुकी है। अब मैं आपको सिचुएशन की तरफ लेके चलता हूं और ये मैसेज मैं चाहता हूं कि आप गवर्नमेंट तक पहुंचाओ, क्योंकि शायद उन लोगों को ये बात पता नहीं है। तो एमएचआरडी ने कैसे डिसीजन लिए हमारे नीट और जेईई के एग्जाम को लेके, जरा उसको चेक करते हैं। सबसे पहले आप लोगों का एग्जाम बच्चों 3 मई को था। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आप बच्चों का एग्जाम था 3 मई को। अचानक से मार्च 27 को, अचानक से नहीं, बहुत सारी स्पेक्यूलेशंस के बाद जब कोरोना की सिचुएशन बढ़ रही थी, मार्च 27 को हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से एक ट्वीट आता है और उस ट्वीट में लिखा गया था, क्या लिखा गया था? सिंस पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स हैव टू ट्रेवल टू डिफरेंट एग्जामिनेशन सेंटर टू अवॉइड एनी इनकन्वीनियंस टू देम, यूनियन एचआरडी मिनिस्ट्री डॉक्टर आर.पी. निशांक हैज डायरेक्टेड नेशनल टेस्ट एजेंसी DGNTA to postpone the NEET 2020 exam and JEE mains exam till last week of May। मतलब 3 मई को एग्जाम नहीं होना था। ये पहला पोस्टपोन्ड मार्च 27 को किया गया था। और आपको मैं जानकारी के लिए बता देता हूं कि उस टाइम पे टोटल इंडिया में केस थे 882 ओनली। 882 केसेस पर हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने हमारे एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया था 3 मई से लास्ट मई तक, और कोई डेट नहीं बताई थी। अब आप जरा सोचिए, हमारी गवर्नमेंट तक, सब बच्चों को ये डेटा गवर्नमेंट तक पहुंचाना है और ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप गवर्नमेंट को बताएं कि आपने कब कब क्या क्या स्टेप लिए। मार्च 27 को जब पूरे इंडिया में 882 केस ही थे मात्र कोरोना के, तब आप लोगों ने इसको ऑलमोस्ट 25 दिन के लिए पोस्टपोन कर दिया था। सच है। और मार्च 27 को पोस्टपोन किया था, तो इसका मतलब टोटल 2 महीने का समय बच्चों को मिला था और आप लोग सोच रहे थे कि कोरोना की सिचुएशन तब तक शायद ठीक हो जाए। अब मैं आगे लेके चलता हूं, और ये डेटा सच है और सब बच्चों को पता है। अब आप सिर्फ सवाल अपने आप से पूछिए, और आपको गवर्नमेंट से पूछना है कि जब मार्च 27 को 882 केसेस थे पूरे इंडिया में, तब आपने 25 दिन के लिए एक्स्ट्रा क्यों वहां पर पोस्टपोन कर दिया था नीट और जेईई के एग्जाम को, ये कहते हुए कि पेरेंट कैसे ट्रैवल करेंगे, स्टूडेंट कैसे ट्रैवल करेंगे। तब तो बारिश भी नहीं थी, तब आपने पोस्टपोन कर दिया था। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हम कोरोना से डरे हुए थे, पोस्टपोन कर दिया था, हम लोग तैयार नहीं थे, कोई बात नहीं। आगे उसके बाद मई 22 को एक पब्लिक नोटिस आता है, आप लोग देख लीजिए, मई 22 को एक पब्लिक नोटिस आता है। और उस मई यानी कि 22 मई को जब आपका एग्जाम कहा गया था कि लास्ट मई तक होगा,
तब तक कोई खबर नहीं थी। अचानक से 22 मई को एक नोटिस आता है। 22 मई को नोटिस में क्या कहा गया कि आपका एग्जाम जुलाई तक पोस्टपोन्ड करते हैं। आपका एग्जाम जुलाई तक, 26 जुलाई को एग्जाम होगा, यह कहा गया। लेटर में क्या लिखा हुआ था? अगेन ये लेटर कहां से आया था? रीस्केड्यूलिंग ऑफ यस नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, नीट के लिए और जेई के एग्जाम के लिए रीस्केड्यूलिंग का था, और बताया गया कि 26/7 को आपका एग्जाम होगा। यानी कि उस वक्त मई के एंड में नहीं, इसको सीधे जुलाई के एंड में शिफ्ट कर दिया गया, वो भी 26 जुलाई को। और तब तक इंडिया में केसेस कितने थे कोरोना के? 1,24,760 केसेस आ चुके थे। क्या ये सच्चाई सुप्रीम कोर्ट में वकीलों ने रखी? अब आप जरा सोचिए कि वहां से जहां 800 केसेस थे, वहां 1,27,760 केस हो गए। उसके बाद फिर से प्रेशराइज होके जो पिटीशन डाला गया या जो भी कहा गया, तब आपने फिर से मई 22 को ये आया है और 26 जुलाई को आपने शिफ्ट कर दिया। बच्चे फिर 26 जुलाई की तैयारी करने में लग गए। ठीक है। और तब देखिए, तब शायद बहुत लोग कह भी रहे थे कि शायद अभी सिचुएशन अगर ढंग से हैंडल कर ली जाए तो एग्जाम करवाया जा सकता था, लेकिन तब पोस्टपोन कर दिया गया था। अब आगे चलते हैं। 26 जुलाई को आपका जब एग्जाम होने वाला था, तब तीसरा ट्वीट आता है, ये तीसरा पब्लिक नोटिस आता है। कब आता है? जुलाई 3 को। 3 जुलाई को एक नया नोटिस आया। मेरी बात को ध्यान से सुनिए मेरे प्यारे बच्चों। 26, मेरी बात सुनिएगा, 27 जुलाई को एग्जाम होना है। 3 जुलाई को फिर से नोटिस आता है, और इसको ट्विटर हैंडल पर हमारे एमएचआरडी मिनिस्टर ने शेयर किया। क्या लिखा हुआ था? ऑन डिमांड फ्रॉम वेरियस कैंडिडेट्स रिगार्डिंग करेक्शन, है ना, एंड पर्टिकुलर चॉइसेस ऑफ सेंटर इन द सिटी, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म नीट। ये एक नोटिस आया था जो भी, और इसको रीस्केड्यूल कर दिया गया था। और कब कर दिया गया था जरा आप देखिए। इस पब्लिक नोटिस को हमारे एमएचआरडी मिनिस्टर ने शेयर किया था और बोला था कि अब आपका एग्जाम सितंबर को होएगा, 13 सितंबर को। ये तीसरी बार रीस्केड्यूल किया गया, और उसके पीछे का लॉजिक वही था, कोरोना की सिचुएशन। और आप अनबिलीवेबल, जरा आप चेक करिए, जब ये नोटिस आया है तब पूरे इंडिया में केस कितने हैं? जब ये नोटिस आया था कि हम लोग 13 सितंबर को एग्जाम करवाएंगे, आज के टाइम पे केस कितने आ रहे हैं सर? आज के टाइम पे केस आ रहे हैं, जरा आप चेक करो ये कितना नंबर लिखा हुआ है। आप लोग मुझे बताओ, इतना बड़ा नंबर है, आप लोग मुझे बताओ। 28,35,822 केसेस। कैन यू इमेजिन? 28 लाख केसेस। आप कहां से शुरू हुए थे? आप 882 केसेस से शुरू हुए थे। 882 केसेस पे आपने पोस्टपोन कर दिया। 1,24,000 केस पे आपने पोस्टपोन कर दिया। अब जब पूरे देश में 28,35,822 केसेस आ गए हैं, तो अब आप कह रहे हैं कि बच्चों को एग्जाम देना चाहिए। सर, मेरा सवाल यह है कि यह कैसे पॉसिबल है? आप केसेस देख रहे हैं सर, आप केसेस देख रहे हैं, सीधे 10 गुना, इनफैक्ट अभी ये 10 गुना भी नहीं, ये सीधे 20 गुना केसेस हो गए। कैन यू इमेजिन? सीधे 20 गुना केसेस में अब कहा जा रहा है कि बच्चों को एग्जाम देना चाहिए। क्या ये डेटा सारे बच्चों को पहुंचाना नहीं चाहिए गवर्नमेंट तक? ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की आप खुद देखिए कि आपने नीट के एग्जाम के साथ क्या किया, जेई के एग्जाम के साथ क्या किया। मार्च 17 को 882 केसेस पे आपने पोस्टपोन कर दिया। 1,24,000 केसेस पे आपने फिर पोस्टपोन कर दिया। और जब आपके 20 गुना केसेस हो गए हैं, 28,35,822 केसेस हैं, तब आप कहते हैं कि 13 तारीख को एग्जाम होना चाहिए, जेई का एग्जाम उसी वक्त होना चाहिए। ये ओवरऑल जब सिचुएशन मैंने देखी तो मुझे थोड़ा सा फील हुआ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैसेज करके बोल रहे हैं कि हम लोग उस सिचुएशन में नहीं है। मैं आज आप लोगों को कुछ चीजें दिखाऊंगा जो कि आप लोगों को सबको देखनी चाहिए। हम लोग सोचते हैं कि शायद, आज मुझे सोचना पड़ा क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें ऐसी देखी हैं जिसमें मुझे ऐसा लगा कि बच्चे अभी एग्जाम देने के मतलब सिचुएशन में है ही नहीं। कैसे है, मैं आपको बताता हूं वो सारे के सारे डेटा। अब अपन चलते हैं केसेस पर डे की तरफ, और आप सब बच्चों को ये सारा का सारा डेटा गवर्नमेंट तक पहुंचाना है। पर डे केसेस को गौर से देखो, कोरोना के केसेस पर डे कितने हो रहे हैं। और मैं आपसे अभी भी कह रहा हूं, अगर आप लोग यहां पर इस वीडियो को लाइक नहीं करेंगे तो ये वीडियो गवर्नमेंट तक कैसे पहुंचेगा? आप लोगों को लाइक करना है, इस वीडियो को शेयर करना है, ताकि ये डेटा जो कि शायद सुप्रीम कोर्ट में किसी एडवोकेट ने हमारे सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिखाया, वो समझे कि इस डेटा की रियलिटी क्या है। पर डे केसेस को देखो जरा, ये पर डे केसेस है। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, ये पर डे केसेस है। आपको मैं डेटा बताता हूं। जिस वक्त जिस वक्त पोस्टपोन किया गया था, तो आप देखिए कंफर्म केसेस कितने थे? 153। एक्टिव केस कितने थे? 150। 27 मार्च को जब पहली बार पोस्टपोन किया गया था तो कंफर्म केसेस 153 थे और एक्टिवेट केसेस थे 150। जब 22 मई को पोस्टपोन किया गया तो एक्टिवेटेड केस
कंफर्म केसेस कितने थे? 6536। और उसमें से एक्टिवेटेड केस कितने थे? 3114। आप केस देख रहे हो कितना बढ़ गए? 20 गुना से ज्यादा बढ़ गए। अब आगे आ जाओ। आज की सिचुएशन में पूरे देश भर में 6,09,196 पर डे केसेस आ रहे हैं। ये पर डे का डेटा है, मैं आपको पहले बताया था, डेली बेसिस पर इतने केस कंफर्म हो रहे हैं, है ना? सॉरी, ये डेटा दिया हुआ है 69,196 पर डे। अभी आज के इस सिनेरियो में आप लोग खुद देखिए कि ऑलमोस्ट 70,000 केसेस पर डे कोरोना के आ रहे हैं। अगर हमारे पास कोरोना के चेकिंग की किट्स हैं अगर हमारे पास, तो ओवरऑल कंफर्म एक्टिवेटेड केस है 8,848 पर डे। ये पर डे का डेटा है जो मैं पहले ही बता चुका हूं कि वी आर टॉकिंग अबाउट पर डे डेटा। तो जब हम शुरू हुए थे मुश्किल से 150 एक्टिवेटेड केस थे, आज वो 150 से बढ़ के 8,848 एक्टिवेटेड केस हो गए हैं, जिसमें से कोरोना के सिम्टम पाए गए हैं 70,000 लोगों में पर डे 70,000 लोगों में कोरोना के सिम्टम पाए जा रहे हैं। और आप कह रहे हैं सर कि एग्जाम होना चाहिए। मैं आपको सिचुएशन बता रहा हूं कि ओवरऑल सिचुएशन क्या है। पर डे कहां 153 केसेस से शुरू हुए थे और आज 70,000 केसेस पर डे पूरे इंडिया में कोरोना के मिल रहे हैं। और इस सिचुएशन में एग्जाम अब कैसे, जब कहा तब नहीं करवाया गया, पोस्टपोन कर दिया गया, और अब जब सिचुएशन इतनी सिवियर हो चुकी है, इतनी अनकंफर्टेबल हो चुकी है, तो तब एग्जाम करवाने के लिए हमें कहा जा रहा है क्या क्या, जरा आप चेक करिए। हमें कहा जा रहा है कि एग्जाम होगा। मेरा पहला सवाल सब बच्चों से है, मेरा पहला सवाल सब बच्चों से है। हर एक बच्चे को मैं बोलता हूं ये वीडियो गवर्नमेंट तक तब पहुंचेगा जब आप इसको लाइक करोगे और शेयर करोगे। पहला सवाल ये है, सब बच्चों चैट में लिखो, क्या आप लोग एग्जाम देना चाहते हैं ऐसी सिचुएशन में? मैं आपको बता देता हूं, बाय द वे, गवर्नमेंट को लगता है कि बहुत सारे बच्चों का प्रिपरेशन नहीं है, शायद वो घबरा रहे हैं। सर उनकी प्रिपरेशन है, बहुत सारे बच्चे बहुत समय से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे डरे हुए हैं सिचुएशन को लेके। मैं आपको अभी एक वीडियो दिखाऊंगा जो कि ट्विटर हैंडल पे डाली गई है, आप लोग अंदाजा लगा लेंगे कि सिचुएशन कितनी सिवियर है। एग्जाम, क्या आप लोग एग्जाम देने को तैयार हैं? सच बताइएगा, चैट सेक्शन में लिखिए। और ये आप लाइक भी करोगे क्योंकि ये आवाज गवर्नमेंट तक तब पहुंचेगी जब आप लोग इसको आगे तक लेके जाओगे। तो हम लोग एग्जाम देने को तैयार ही नहीं है। आप लोग चैट सेक्शन में देखिए, अगर गवर्नमेंट का कोई भी एम्प्लॉय देख रहा है तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है, सर एक बार चैट में देखिए, आप एक बार इसके चैट में देख लीजिए, आपको 90%, इवन इनफैक्ट 95% तक बच्चे नो कहते हुए दिखेंगे। आपको इन बच्चों की आवाज सुननी पड़ेगी सर, सुननी पड़ेगी। आप में से अब मैं आपको समझाता हूं ओवरऑल मेरे हिसाब से क्या ये एग्जाम पॉसिबल है। मैं अपने इंटेंशंस तो क्लियर कर चुका हूं स्टार्ट होने से पहले ही, लेकिन अगर मुझसे कोई पूछे कि क्या ये एग्जाम पॉसिबल है और उसके मैं वैलिड रीजन दूंगा आप लोगों को, मैं उसके वैलिड रीजन दूंगा। सर ये एग्जाम पॉसिबल नहीं है सर, ये डिफिकल्ट एग्जाम है, अभी नहीं हो सकता सर, अब तो वो सिचुएशन ही निकल गई। वो वक्त था जब मैंने कहा था एग्जाम का होना चाहिए, तब कोरोना की सिचुएशन थोड़ी तो कंट्रोल थी, थोड़े तो केसेस कम आ रहे थे। अब तो ऐसी सीवियर कंडीशन हो गई है जहां पर एग्जाम नहीं करवाया जा सकता सर। इट इज वेरी डिफिकल्ट सर। और अगर आप ये कोई भी गवर्नमेंट का एम्प्लॉय ये देख रहा है तो प्लीज आप बच्चों, मेरी रिक्वेस्ट है ये वीडियो गवर्नमेंट तक जरूर पहुंचाओ, ट्विटर पे इसको शेयर करो, ताकि हर एक गवर्नमेंट का एम्प्लॉय जो कि एमएचआरडी से जुड़ा हुआ है, एनटी से जुड़ा हुआ है, वो इस वीडियो में सच्चाई देखे। तो शायद आप लोगों के वकीलों ने दी ही नहीं है कि हम लोग मार्च 27 से नीट को कैसे डील करते आए हैं और क्या अभी सिचुएशन है। अब मैं आप लोगों को आगे बताता हूं। इट इज डिफिकल्ट, यस इट इज डिफिकल्ट। अब सवाल यह है कि क्यों ये डिफिकल्ट है, ये डिफिकल्ट क्यों है, अब एग्जाम क्यों नहीं करवाया जा सकता, और उसके लिए जब करवाना होगा तो उसके लिए क्या सिचुएशंस होंगी, उसके लिए गवर्नमेंट को सुनना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूं कि क्यों ये डिफिकल्ट है, एग्जाम क्यों नहीं हो सकता। और सारे बच्चों, आप लोग भी इसको शेयर करके बाकी बच्चों को बुलाओ और उनको सुनाओ कि एग्जाम क्यों नहीं पॉसिबल है। पहला रीजन, सर अभी बताया मैंने आपको कि पर डे आज की सिचुएशन यह है कि 70,000 एक दिन में केसेस आ रहे हैं, एक दिन में 70,000 केसेस कोरोना के आ रहे हैं। कम्युनिटी स्प्रेडिंग शुरू हो चुकी है, अगर ऐसा कहें तो गलत नहीं होगा। हम उस सिचुएशन पे आके खड़े हो गए हैं जहां पर अगर हमने रिस्क लिया बच्चों को, कितने बच्चों ने फॉर्म भरा है सर? 16 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है। और अगर आप, पहली बात तो यह है कि एक ही दिन में 16 लाख बच्चों का एग्जाम आप करवाना चाह रहे हैं, कैसे सोच सकते हैं आप ये?
और इतने ज्यादा मास में जब बच्चे, हमारे देश का भविष्य, जो हमारी जनरेशन है वो अब बाहर निकलेगी। पहले तो सिचुएशन कंट्रोल थी, तब आपने करवाया नहीं, तब आपने पोस्टपोन कर दिया। आज की सिचुएशन इतनी सीवियर हो चुकी है, इतनी कंट्रोल के बाहर हो चुकी है। डेली केसेस, डेली दिन दिन में, एक दिन में 70,000 केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, और वहां पर हम लोगों को कहा जा रहा है कि हम लोग एग्जाम दें। कैसे पॉसिबल है सर? ये पहली प्रॉब्लम है सर। आप खुद ही देखिए कि देश में क्या हालात हैं, और क्या हमारी मेडिकल कंडीशंस ऐसी हैं कि हम लोग, और अगर ये कंडीशन सिवियर हो गई, 70,000 से 1 लाख या 2 लाख केसेस हो, उसमें भी हमारी जनरेशन, जो भावी पीढ़ी है, वो बीमार होने लग गई, तो क्या ये हमारे देश के लिए सही होगा? तो अभी इंक्रीज इतने ज्यादा केसेस में, जो कि अनबिलीवेबल है, 70,000 केसेस, कंट्रोल हो रहा है? नहीं हो रहा। नंबर 2, सर मॉनसून के सीजन ने सारी चीजें बिगाड़ के रख दी हैं। मैं गवर्नमेंट से कहना चाहूंगा, आपको भी पता है बिहार में क्या हालात हैं, राजस्थान तक में, जयपुर में क्या हालात है, मुंबई में क्या हालात हैं, वेस्ट बंगाल में क्या हालात है। हैवी रेन, फ्लड आ रहा है सर। बच्चे, अगर खुदा ना खास्ता उस दिन बारिश हो गई, जो कि बारिश का सीजन भी चल रहा है, और अगर बारिश हो गई, क्या आपको लगता है कि वहां पर 16 लाख बच्चों में से 50% बच्चे भी एग्जाम देने पहुंच पाएंगे? ऐसी सिचुएशन में गीले होके, और पहुंचेंगे तो आपको भी पता है कि इन मॉनसून की सिचुएशन में, सारे बायो के बच्चे जानते हैं, हमारे बायो के बच्चे भावी डॉक्टर्स हैं, ऐसी मॉनसून की सिचुएशन में ऐसे वायरसेस के स्प्रेडिंग होने के चांसेस, फैलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और वहां पर क्या हम लोग सिचुएशन को कंट्रोल कर पाएंगे? सवाल है सर मेरा आपसे। ये बच्चे आप लोगों तक ये वीडियो पहुंचाएंगे, तो आप प्लीज प्लीज इस पे नजर रखिएगा। क्या ये पॉसिबल है? क्या ये जो बातें हम लोग बोल रहे हैं वो गलत है? नहीं है सर। हैवी रेन और फ्लड की सिचुएशन में बच्चे एग्जाम कैसे देंगे सर? उसके बाद आप लोग हालात देखिए, मुंबई के हालात, ये अभी की फोटोज है। मुंबई के हालात, सब जगह पानी भरे हुए हैं, जहां पर खड्डे हो चुके हैं, लोगों को ऊपर ऊपर जा जाके एग्जाम देना पड़ रहा है। वेस्ट बंगाल के हालात देखिए सर, वहां पर पानी घुसा है इलाकों में। कर्नाटका के हालात देखिए सर, कोलोनिया में पानी भर चुका है। केरला के हालात देखिए, दिल्ली के हालात देखिए, जयपुर के हालात देखिए। क्या आपको लगता है कि ऐसी बारिश की सिचुएशन में, ऐसे मॉनसून में, क्या हमारे बच्चे बाहर निकल पाएंगे सर? क्या हमारे बच्चे बाहर निकल पाएंगे सर? क्या वो सेफली एग्जाम दे पाएंगे सर? क्या ऐसी सिचुएशन में आप लोगों को नहीं लगता कि वायरस बहुत तेजी से फैलेगा अगर कुछ भी गलत हो गया तो? आप लोगों को नहीं लगता? क्या आप लोगों ने इस चीज को कंसीडर नहीं किया? क्यों जब 800 केस थे तब आपने पोस्टपोन कर दिया, तो आज दिन में 70,000 केसेस आ रहे हैं एक दिन में, और अगर पूरे केसेस देखें तो वो 28 लाख का आंकड़ा पार कर चुके हैं, और तब बच्चों को बोला जा रहा है कि आप लोग एग्जाम दीजिए। क्या ये सच है? क्या ये सही है? सच तो क्या है? सच तो है ही, आप लोग बोल रहे हैं कि एग्जाम देना चाहिए। क्या ये सही है? क्या आप लोगों तक ये पिक्चर नहीं पहुंची है सर? आप हालात देखिए, बच्चे कैसे कैसे एग्जाम देने के लिए बाहर निकलेंगे, आप बताइए। और मैं आप बच्चों से बोलता हूं, ये आवाज गवर्नमेंट तक पहुंचनी चाहिए। उनको सच्चाई एक्चुअली, जब वो शायद सुप्रीम कोर्ट जब फैसला दे रही होगी, तो उन्होंने ये सब सच्चाई देखी नहीं होगी। उनको समझाओ कि आप ये वीडियो देखो, हालात देखो कि क्या हालात हैं एग्जाम देने लायक। मैं सारी पिक्चर अभी क्लियर कर रहा हूं, और मुझे पता था कि मुझे पिक्चर क्लियर करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मैं आपको बताता हूं अगली प्रॉब्लम, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ऐसी बारिश के हालात में जहां पर लंबा लंबा जाम लग जाता है, आपको लगता है कि हमारे बच्चे बस लेके या फिर ट्रेन लेके पहुंच पाएंगे? क्या आपकी ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाएं हो चुकी हैं? क्या आपको लगता है कि हर एक बच्चा कार अफोर्ड कर सकता है या बाइक पे जा सकता है? बहुत सारे ऐसे बच्चे, मैं आपको बताता हूं, एक वीडियो मैंने देखा, उस वीडियो में अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूं। वो बच्चा अपने ट्विटर में डाला गया वीडियो भी मैं दिखाता हूं। वो बच्चा ये कहता है कि मेरा जो, और मैंने कुछ ऑडियोज भी सुने, 250 किलोमीटर दूर मेरा सेंटर है सर, मैं कैसे जाऊंगा? 250 किलोमीटर वो सुबह सुबह या दोपहर में तो पहुंच नहीं पाएगा, एक दिन पहले उसको पहुंचना पड़ेगा। क्या आपको लगता नहीं कि अपने पेरेंट्स को लेके जाएगा, और रुकेगा कहां पे? और इतनी क्राउड को आप संभालोगे कैसे? और इतना ट्रांसपोर्टेशन हमारे पास है, इतनी सुविधाएं क्या हमने बच्चों को दे दी हैं? क्या हम उसके लिए तैयार हैं? सवाल है। ट्रांसपोर्टेशन अगली प्रॉब्लम है सर, क्या हम उसे सॉर्ट आउट किया है? आप लोग बताइए मेरे प्यारे बच्चों की, क्या ये बात गवर्नमेंट तक नहीं पहुंचनी चाहिए कि ऐसी तस्वीरें जो डरा देने वाली हैं, जहां पर इतनी बारिश अगर उस दिन हो गई, और उस दिन अगर चक्का जाम हो गया, उस दिन ट्रैफिक जाम हो गया, तो क्या बच्चे सेंटर तक पहुंच पाएंगे? सवाल है सर मेरा। अब क्या क्या ओवरऑल हुआ, सुप्रीम कोर्ट में क्या बच्चों ने कहा, क्या प्ली दी गई, क्या बोला गया, और सुप्रीम कोर्ट ने बदले में क्या आंसर दिया? और उसके बाद अगर सुप्रीम कोर्ट अभी भी अड़ी रहती है, या गवर्नमेंट अभी भी अड़ी रहती कि एग्जाम करवाना है, तो हमारी तरफ से क्या सिचुएशंस क्लियर होनी चाहिए, उनको मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं सब बच्चों की, गवर्नमेंट तक आप लोग पहुंचाओगे। सबसे पहले तो अभी सुप्रीम कोर्ट में 6 अगस्त के करीब
दो पिटीशन डाली गई थी। 6 अगस्त को दो पिटीशन डाली गई थी। पहले तो एग्जाम को पोस्टपोन करने के लिए थी। अलग अलग राज्यों के 6 बच्चों ने ये पिटीशन डाली थी और उनका ये कहना था कि एग्जाम को पोस्टपोन करवाना चाहिए, नो डाउट करवाना चाहिए, क्योंकि सिचुएशन ही नहीं है एग्जाम देने की। जहां पर 800 केस थे, अब तो 70,000 केस हो रहे हैं, तो अब कैसे एग्जाम पॉसिबल है? ऊपर से मॉनसून का सीजन चल रहा है, कैसे पॉसिबल है? दूसरी पिटीशन डाली गई थी, इसको ना कैंसिल करने के लिए भी डाली गई थी। ऐसे भी बच्चे हैं जो 2-2 साल से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आप जो 2-2 साल से तैयारी कर रहे हैं बच्चे, और जो कह रहे हैं कि एग्जाम होना चाहिए, आपने उन बच्चों के बारे में नहीं सोचा जिनकी तैयारी जो 2-2 साल से कर रहे हैं, लेकिन वो क्वारंटाइन कर दिए गए हैं कोरोना के बिहाफ पे। मैं आपको दिखाता हूं, आपको बिलीव नहीं है, मैं आपको दिखाता हूं। आप जरा एक बार ट्विटर पे चलते हैं, मैं आपको ट्विटर पे दिखाता हूं। ट्विटर पे इनफैक्ट मैंने यहां पे ट्विटर पे यहां पर एक पिन किया हुआ है ट्वीट, और उसको काफी बच्चों ने यहां पर रीट्वीट भी किया था। मैंने लिखा था, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज इंक्रीज द नंबर ऑफ सेंटर्स, गिव अ चांस टू चूज द एग्जामिनेशन सेंटर नियर अस एंड एटलीस्ट कीप ऑल द पॉसिबल प्रिकॉशंस फॉर एग्जामिनेशन। ये ट्वीट मैंने एमएचआरडी मिनिस्टर को किया था, जिसको 55 बच्चों ने रीट्वीट किया है। अब इसमें मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूं, आप लोग मेरी बात को ध्यान से देखिएगा। जब मैं यहां पर लिखता हूं ना, नीट एंड देन जेई, एंटर करते हैं, आपको मैं एक वीडियो दिखाता हूं एक बच्चे का, आप लोग खुद सुनिए और आप सिचुएशन का अंदाजा सबको लगाना पड़ेगा कि एक्चुअली क्या सिचुएशन एग्जाम देने लायक है। मुझे हालांकि वो सेव करके रखना चाहिए था, वो बच्चा बहुत रिक्वेस्ट कर रहा था एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि एग्जाम होना चाहिए, और वो वेस्ट बंगाल का बच्चा था। ठीक है, एक सेकेंड रुकिए, यहां पर मैं आप लोगों को थोड़ा सा फिल्टर करके दिखाता हूं। नीट जेई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बच्चे का ट्वीट आया था, मुझे मिलता है तो मैं आपको तुरंत दिखाऊंगा, नहीं तो मैं आपको सीधे स्लाइड की तरफ लेके चलूंगा, उसकी बात मैं बता दूंगा आपको कि एक्चुअल में उस बच्चे ने क्या कहा। बहुत सारे ट्वीट हैं जहां पर रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि आप प्लीज थोड़ा सा इस सिचुएशन को लेके दोबारा सोचिए, और फिर से हम लोगों को सोचना पड़ेगा। गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया गया था, और उसमें एक बच्चे का मैंने वीडियो देखा जो कि हैरान कर देने वाला था, और मैं आप लोगों को थोड़ी देर में, शायद अगर मिलता है उसका लिंक मुझे मिलता है तो मैं आप लोगों को अभी दिखाता हूं, मैं वापस से फॉरवर्ड करके आप लोगों को दिखाता हूं। ठीक है, अभी शायद वो बहुत नीचे है, पर एक बार अपन स्लाइड्स पे दोबारा चलते हैं। तो ओवरऑल दो यहां पर पिटीशन डाली गई थी एग्जाम को पोस्टपोन करने के लिए और एग्जाम को कंडक्ट करवाने के लिए। और मैं आपको बताता हूं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, जो फैसला दिया था। उन्होंने कहा था कि हम आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी की को टॉप प्रायोरिटी में रखेंगे। पहले हमारी कोर्ट ने यह कहा, हमारी गवर्नमेंट हमारी सेफ्टी और सिक्योरिटी को टॉप प्रायोरिटी पे रखेगी। दूसरा, फिर उन्होंने कहा कि हम लोग आपका टेक केयर करेंगे और आपके एग्जाम को करवाने के लिए जितने भी नेसेसरी मेजर्स हैं वो लेंगे, ऐसा बोला। फिर बच्चों ने क्या कहा, बच्चों ने फिर से कहा पोस्टपोन करो तब तक जब तक उसका क्योर नहीं आ जाता, उसकी कोई वैक्सीन नहीं आ जाती, उसकी कोई टैबलेट्स नहीं आ जाती, ताकि हम लोग अपने आप को सेव कर सके। तो सुप्रीम कोर्ट का यह कहना था कि हम लोग वी कांट वेट, लाइफ हैज टू हैपन। मतलब ऐसा कहा गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि हम लोग अब ज्यादा फर्दर वेट नहीं कर सकते। ठीक है, जैसा चल रहा है वैसे चलने देना चाहिए। ऑलमोस्ट उसका मतलब लाइफ में ये चीजें आपको कंटिन्यू करनी चाहिए, ये सब होता रहेगा। ये उनका ओवरऑल था। हम लोग ओवरऑल ये कहा गया था कि बच्चों का एक साल खराब नहीं कर सकते। सर आप लोग बताइए कि बच्चों का एक साल इंपॉर्टेंट है या बच्चों की जिंदगी इंपॉर्टेंट है? सर बच्चों का एक साल इंपॉर्टेंट है या बच्चों की जिंदगी इंपॉर्टेंट है? सर ये गवर्नमेंट को सुननी चाहिए ये बात। आगे अगर एग्जाम होता है, हम लोग बिल्कुल, मैं रिस्पेक्ट करता हूं हमारे सुप्रीम कोर्ट की, हमारी गवर्नमेंट की, गलत नहीं है वो लोग, पर शायद उन लोगों को सिचुएशन को समझने में थोड़ा सा, मेरे ख्याल से थोड़ा कुछ गड़बड़ हो गया है। और अगर आप लोग एग्जाम करवाना ही चाहते हैं सर, और मैं सारे बच्चों से कहूंगा, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आप लोग बच्चे चाहते हैं, अगर गवर्नमेंट चाहते हैं कि बच्चे एग्जाम दे और बच्चे राजी हैं, तो बच्चों की कुछ प्रार्थनाएं हैं आपसे, कुछ रिक्वेस्ट है आपसे जो बच्चे आप तक पहुंचाएंगे। मैं सिर्फ माध्यम हूं, मैं बच्चों की तरफ से बोल रहा हूं। और ये सारी चीजें मैंने कहां से ली? ये रिक्वायरमेंट बच्चों की ही है जो मैंने सिर्फ यहां पर सेशन में डाली है। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, बच्चों की तरफ से मैं कुछ प्रार्थनाएं गवर्नमेंट को करना चाहता हूं। अगर हमारी सरकार, हमारी गवर्नमेंट, एनटीए की बॉडी अगर एग्जाम करवाना चाहती है, तो आप लोग प्लीज इन मांगों को, इन बच्चों की इन मांगों को मान लीजिए। और अगर आप यहां पर ये प्रोवाइड करने में असमर्थ हैं, तो सर पोस्टपोन कर दीजिए। वो मांगे क्या है बच्चों की तरफ से, वो मैं आपको बता देता हूं। और यहां पर देख रहे हर एक बच्चे को मेरी रिक्वेस्ट है, हर एक बच्चे को, बेटा आप लोग जब तक लाइक नहीं करोगे और गवर्नमेंट तक आवाज नहीं पहुंचेगी तब तक कोई फायदा नहीं है। आप लोग लाइक करो ताकि यूट्यूब खुद गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज तक ये बात पहुंचाए। दूसरा, आप लोगों को ट्विटर पे इस वीडियो को डालते हुए, क्योंकि ये डेटा बिल्कुल साफ सुथरा डेटा है, जिससे उनको समझ में आ जाएगा कि हम लोगों ने कहीं ना कहीं थोड़ी, लगता है, सोचने में गलती कर दी है।
और आपकी रिक्वायरमेंट उन लोगों तक पहुंच जाए। क्योंकि ट्विटर में क्या होता है, जब आप ट्वीट करते हैं तो आपको ज्यादा शब्द लिखने का वहां पर परमिशन नहीं होता, ज्यादा आप शब्द नहीं लिख, वहां पर रिस्ट्रिक्शन है। लेकिन अगर आप ये वीडियो शेयर करते हैं तो शायद उन लोगों तक पहुंच जाएगा, आप मुझे टैग भी कर सकते हैं। अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, और आप तब शेयर करिएगा जब आपको लगे कि वाकई में रिक्वायरमेंट जो है वो बहुत सोच समझ के दी गई है। पहली रिक्वायरमेंट, अगर हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि यहां पर यस 13 सितंबर को एग्जाम हो, या फिर 1 से 6 सितंबर का जब आप जेई मेन का एग्जाम करवा रहे हैं सर, तो पहले हमारी हाथ जोड़ के विनती है, टोटल नीट और जेई का एग्जाम देने वाले सर 25 लाख बच्चे हैं। नीट और जेई का एग्जाम देने वाले शायद 25 लाख से भी ज्यादा हैं सर। अब आप बस इतना सोच लीजिए कि क्या हम 25 लाख बच्चों का एग्जाम करवाने के लिए क्या हमारे पास पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है? नंबर 1, क्या उसके लिए हम लोग तैयार हैं? और अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करते हैं तो बहुत अच्छा है। और आपको बता देता हूं, वहां पर हम लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करनी पड़ेगी, यानी कि एक बस में जहां 50 सीटें होती हैं वहां पर 25 बच्चों से ज्यादा होने ही नहीं चाहिए। 25 बच्चों से ज्यादा वहां ट्रैवलिंग नहीं होनी चाहिए बस के अंदर। आपको भी पता है कि सोशल डिस्टेंसिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से जानते हैं इस बात को। सोशल डिस्टेंसिंग के क्या मायने हैं, गवर्नमेंट शुरू से सिखाती आ रही है। कोरोना में हम लोग इस चीज को फोन पे जब किसी को कॉल करते हैं तो सुन सुन के पक गए हैं, लेकिन हम लोग, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमें ये पता है। और ये हमें पता है तो आपको भी पता है, क्योंकि मैसेजेस तो गवर्नमेंट की तरफ से ही आ रहे हैं। तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में आपको भी पता है कि सोशल डिस्टेंसिंग हमें रखनी पड़ेगी। तो वहां पर 50 अगर सीट होती है एक बस के अंदर तो 25 बच्चे ही बैठ पाएंगे। मतलब 25 बच्चे या 50 सीट है ओवरऑल, टोटल एक सीट पे 2 लोग बैठ सकते हैं, एक सीट पे एक ही बच्चे को बिठाना, यानी कि टोटल 25 बच्चों का ट्रांसपोर्टेशन। और इतनी रिस्ट्रिक्शन आप कर पाओगे? क्या ट्रैवलिंग के प्रबंध हो जाएंगे? क्या बसों में सेफ्टी या फिर जो रेल्स हैं, ट्रेन है, उनमें सेफ्टी का सारे मेजर्स सब पूरे कर लिए हमने? अगर कहीं किसी की तबीयत खराब हो गई तो क्या उसको हम लोग मेडिकल सुविधाएं देने को एकदम प्रतिबद्ध हैं? क्या हम लोग ऐसी सिचुएशन पैदा कर चुके हैं? सवाल है सर आपका। सर फ्लड आ रही है सर, पानी इतना फैल चुका है, उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। आपको लगता है कि छोटी छोटी सिचुएशंस पे हम लोग काम कर चुके हैं? मेरा तो सवाल है, मैं सिर्फ सवाल पूछ रहा हूं आपसे। मुझे अंदाजा नहीं है कि ये सब हुआ है कि नहीं हुआ, पर मेरी रिक्वेस्ट है कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपर वे से मेंटेन होना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग, ट्रैवलिंग के लिए बच्चों को जो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करेंगे, आपको भी पता है कि 25 लाख बच्चे ऐसा तो है नहीं कि जहां पर सेंटर है वहीं के आसपास रहते हैं, नहीं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत बहुत दूर गांव से आएंगे, दूसरे शहरों से आएंगे, वहां पर उनके शहरों में है ही नहीं सेंटर, उनको ट्रैवल करना पड़ेगा। क्या उनके सेफ्टी मेजर्स हमने कर लिए हैं? 25 लाख बच्चे हैं सर। ये 4 पॉइंट है जिसपे आपको पहले नंबर पे गौर करना है। नंबर 2 ये है, जिन इलाकों में फ्लड है, अभी सिचुएशन ऐसी है कि जहां पर बाढ़ की सिचुएशन है, वेस्ट बंगाल, राजस्थान में भी बहुत सारे इलाके हैं, कर्नाटका में बहुत सारे इलाके हैं, दिल्ली में बहुत सारे आपको आसपास के इलाके मिल जाएंगे जहां पर फ्लड की सिचुएशन है। क्या आपको लगता है कि वो बच्चे एग्जाम देने पहुंच पाएंगे? तो उनके लिए हमने क्या सोचा है सर? क्या आपको लगता है कि बस बारिश ऊपर वाले के भरोसे बैठा जा सकता है, उस दिन बारिश नहीं होगी, पानी हमारी अर्थ जो है सोख लेगी और सारी जो सड़कें हैं वो अवेलेबल हो जाएंगी बच्चों के चलने के लिए और बसेस को चलने के लिए? ये तो अनप्रिडिक्टेबल है सर। हेजनबर्ग का रूल लगाइए सर। हर जगह पे सर्टेनिटी तो नहीं हो सकती, देयर इज सम अनसर्टेनिटी। और जब अनसर्टेनिटी है तो आप लोग बताइए कि बारिश नहीं हो सकती उस दिन, जब हो गई तो हम क्या करेंगे? क्या हम उसके लिए तैयार हैं? आप उसका प्रबंध कीजिए सर, अगर आप चाहते हैं 13 तारीख को या फिर 1 से 6 तारीख को एग्जाम हो। नंबर 3, एग्जाम के सेंटर के बाहर, ये सब बच्चों की रिक्वेस्ट, ऑलमोस्ट जब भी मैं किसी बच्चे से बात करता हूं, सर अगर एग्जाम होना चाहिए तो एग्जाम के सेंटर के बाहर अभी बहुत बुरी हालत है सर। आप लोग जो एग्जाम हो रहे हैं उन्हीं को ही अगर आप क्रॉस चेक करवा ले तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है सर। वहां पर किसी तरह की आप वहां पर एग्जाम नहीं किया जा रहा है बच्चों को ढंग से। सैनिटाइजर अवेलेबल है, मास्क अवेलेबल है, क्या वहां पर डॉक्टर्स अवेलेबल हैं? नहीं है सर, आपको भी पता है इस बात का। और जो एग्जाम बाकी हो रहे हैं अभी करंट सिचुएशन में, उनकी ही बुरी हालत है सर। और मेरा सिर्फ इतना, मैं हालात पे जायजा ना लेते हुए मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि क्या सर हम लोग 25 लाख बच्चों के लिए सेफ्टी मेजरमेंट प्रिकॉशन सेंटर पर कर सकते हैं, कर चुके हैं? क्या सैनिटाइजर, बच्चों को विश्वास दिलाया जा रहा है कि सैनिटाइजर, टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और यहां पर मास्क और डॉक्टर एनी टाइम अवेलेबल रहेगा 3 घंटे के लिए? सवाल है सर। और अगर आपने कर दिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, बच्चे शायद एग्जाम देने चले जाए। नंबर 4, हैंडल द क्राउड आउटसाइड द एग्जामिनेशन सेंटर। सर ये सिचुएशन, ये फोटोज देख लीजिए आप, सबको बताइए जब एग्जाम होती है तो कितनी क्राउड होती है बाहर, उनके मॉम, डैड, रिश्तेदार और बच्चे जो बाहर निकलते हैं तो कितना क्राउड होता है, उसको कैसे मैनेज करेंगे सर? मतलब एग्जाम होने से पहले बहुत क्राउड होती है, एग्जाम होने के बाद भी बहुत ज्यादा क्राउड होती है, उसको कैसे मैनेज किया जाएगा सर?
क्या हम उसके उसके लिए प्रिकॉशनरी मेजर ले लिए हैं सर? ये सवाल है सर। और सब बच्चों को ये बात गवर्नमेंट तक पहुंचानी, और मेरी रिक्वेस्ट है हर एक बच्चे को कि वो गवर्नमेंट तक पहुंचाएगा। नंबर 5 ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और यहां से मेरा थोड़ा दिल दुखता है, थोड़ा दिल दुखता है। ऐसे बहुत सारे घर है जिनको क्वारंटाइन कर दिया गया है, ऐसे बहुत सारी कॉलोनीज है जिनको क्वारंटाइन कर दिया गया है, बहुत सारे फ्लैट मेरे पड़ोस में जो पड़ोस वाला फ्लैट है वहां पे पर्चा चिपका हुआ है कि ये लोग 15 से 20 दिन के लिए क्वारंटाइन है। और ऐसे बहुत जगह पे सिचुएशंस ऐसी हैं, आपको भी पता है। और ऐसे बच्चे जो 2-2 साल से 1-1 साल से तैयारी कर रहे हैं, अचानक से कोरोना की पकड़ में आ चुके हैं वो बच्चे, और वो क्वारंटाइन कर दिए गए। क्या उनको फील नहीं होगा कि हम लोग एग्जाम कैसे देंगे? जो क्वारंटाइन एरियाज हैं, जो कंटामिनेटेड जोन्स हैं, वहां से बच्चों को एग्जाम सेंटर तक कैसे पहुंचाएंगे सर? क्या उसके लिए हमारी तैयारी है? और वो तो वैसे ही उन लोगों पे क्वेश्चन मार्क है। क्या आपको लगता है कि जो क्वारंटाइन कर दिए गए हैं, जो ऐसी सिचुएशन में लोग हैं जो कि कोरोना के सस्पेक्टेड हैं, उनको क्राउड में आने का आप लोग रिस्क उठा सकते हैं सर? क्या वो लोग, आप देखो वो एग्जाम तो जब ये बच्चे देंगे तो उन बच्चों का भी मन करेगा एग्जाम देने का। ऐसा तो है नहीं कि आप इनको कहोगे तुम लोग एग्जाम दे लो, जो कोरोना वाले पॉजिटिव निकल के आए वो घर पे बैठो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है सर। एग्जाम देने का मन तो उनका भी करेगा। एग्जाम देने का मन अगर उनका भी करेगा तो आप लोग मुझे बताइए सर, गवर्नमेंट से मेरा सवाल है, जो कंटामिनेटेड जोन में आ रहे हैं, जो बच्चे एग्जाम नहीं दे सकते, कोरोना पॉजिटिव हैं, चाहे उनकी तैयारी है फिर भी कोरोना पॉजिटिव है क्योंकि उनको क्वारंटाइन कर दिया गया तो बाहर नहीं निकल सकते, आप लोग क्या ये रिस्क उठा लेंगे कि वो बच्चे क्राउड में बाहर आके बाकी स्वस्थ बच्चों के साथ एग्जाम दे? मैं यहां पे उन बच्चों की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, शब्दों को सही तरीके से लीजिए, मुझे सबकी चिंता है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि वो बच्चे, उनका भी तो मन करेगा एग्जाम देने का, पर क्या ये रिस्की नहीं है? तो हम लोग क्या इंतजार नहीं कर सकते उन बच्चों के ठीक होने का, या क्वारंटाइन से बाहर निकलने का, या कंटामिनेटेड जोन से बाहर निकलने का? क्या हम लोग वेट नहीं कर सकते? सर क्या हो जाएगा सर, यहां 1 साल खराब होने की आप बात करें या लाखों जिंदगियां खराब होंगी, दोनों में फर्क नहीं है क्या सर? और आप जानते हैं कि हमारा हिंदुस्तान, हमारा जो देश है, वो जनरेशन के लिए, भावी पीढ़ी के लिए जाना जाता है। हमारे पास सबसे ज्यादा यूथ है, और इस सिचुएशन में अगर इस यूथ पे कुछ भी क्वेश्चन मार्क लग गया, इस यूथ को कुछ भी हो गया, क्या हम अपने आप को माफ कर पाएंगे सर? और उसके लिए क्या आप लोग तैयार हैं क्या? मैं तो सिर्फ इतना पूछ रहा हूं आपसे। अगला है, ऐसे बच्चे बहुत सारे मिलेंगे जिनको अस्थमा है, और आपको भी पता है कि ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है। ये जो कोरोना की सिचुएशन है वो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, डिजीज है, सांस से जुड़ी हुई समस्याएं हैं कोरोना की। जिनको अस्थमा है, वो स्टूडेंट जो कि नीट की तैयारी कर रहे हैं, जेई की तैयारी कर रहे हैं, और जिनको अस्थमा है, आपको लगता है कि क्या वो लोग सुरक्षित रहेंगे? सवाल है सर मेरा। जिनको अस्थमा है वो बच्चे एग्जाम कैसे देंगे? प्लीज आप मुझे बताएंगे। जो कंटामिनेटेड जोन में, वो एग्जाम कैसे देंगे? क्या हम उनके लिए तैयारी कर ली है? जो कोरोना पॉजिटिव बच्चे हैं, क्या उनके साथ हम लोग पार्शियलिटी कर सकते हैं कि नहीं तुम्हें एग्जाम नहीं देने देंगे? सर ये नहीं कर सकते सर हम, आपको भी पता है इस बात का। क्या जवाब देंगे? और क्या वो मेंटली बच्चे अपने आप को संभाल पाएंगे जो कंटामिनेटेड जोन में एग्जाम नहीं दे पाए, अस्थमा की वजह से एग्जाम नहीं दे पाए, कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से एग्जाम नहीं दे पाए? वो अपने आप को मेंटली संभाल पाएंगे क्या? इस सिचुएशन के लिए हम लोग तैयार हैं? और किसी भी बच्चे को कुछ भी हो गया तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा सर? मेरा सवाल है सर आपसे। और गवर्नमेंट तक ये आवाज मेरे बच्चों को पहुंचानी है, और आप लोग इस आवाज को आगे तक लेके जाओगे। अगला छठा सवाल मेरा ये है सर, और ये सवाल नहीं है सर, ये जेई को और नीट का आपका स्केड्यूल देखते हुए मुझे थोड़ा सा सिचुएशन को समझने में तकलीफ हो रही है। जेई का एग्जाम 1 से लेकर 6 सितंबर तक आपने ऑनलाइन करवाना सोचा है। 1 से लेकर 6 सितंबर तक जेई का एग्जाम 6 दिनों में करवाया जाएगा, ऑनलाइन एग्जाम करवाया जाएगा। और जहां तक मुझे खबर है, नीट के एग्जाम में ज्यादा एस्पायरेंट बैठ रहे हैं एज कंपेयर टू जेई। जेई का एग्जाम हम लोग 6 दिन में करवा रहे हैं शायद, जो मुझे जितना समझ में आया। तो सर नीट के एग्जाम में जब 16 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, उनको एक ही दिन में आप लोग बाहर निकाल रहे हैं। अगर आपको एग्जाम करवाना ही है, पहले तो उसको थोड़ा पोस्टपोन करके उसको भी आप जेई के एग्जाम के जैसे टुकड़ों में करवाइए सर, सेशंस में करवाना पड़ेगा। एक ही दिन में इतने सारे बच्चे तो बाहर नहीं निकल पाएंगे सर। आपको भी पता है, सिर्फ 13 सितंबर को आप जेई का एग्जाम 6 दिन में करवा रहे हैं, नीट का एग्जाम एक ही दिन में, और नीट में नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा बैठ रहे हैं। जेई में तो ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है, ठीक है, हम मानते हैं कि ऑनलाइन एग्जाम में हमारे पास इतने कंप्यूटर नहीं है, इसलिए 6 अलग अलग दिनों में अलग अलग सेशंस में करवाना पड़ रहा है, मानते हैं सर, ठीक है। लेकिन आप नीट के एग्जाम में ऑफलाइन एग्जाम करवा रहे हैं, उसमें कोरोना की सिचुएशन को ध्यान कैसे नहीं रखा सर आपने? बात तो एकदम बराबर ही है, वहां पर कंप्यूटर नहीं है तो यहां पर हमारे पास मेडिकल सुविधाएं नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि 16 लाख बच्चे, उनको भी
6 अलग अलग दिनों में अलग अलग तरीके से एग्जाम करवाना चाहिए, अलग अलग सेशंस में, ताकि ये बच्चे सेफली एग्जाम दे पाए। ये क्या है आप मुझे बताइए, क्या इतनी, ये मेरे को किसी बच्चे ने सजेस्ट किया, मुझे बच्चे ने बोला कि सर जे का एग्जाम तो सर 6 दिन में हो रहा है, नीट का एग्जाम एक ही दिन में हो रहा है और हम लोग ज्यादा हैं एग्जाम देने वाले, ये कैसे पॉसिबल है। फिर मैंने उसको समझाया कि भाई जे का एग्जाम तो ऑनलाइन होगा, वहां पर इतने कंप्यूटर अवेलेबल नहीं है, तो उनको अलग अलग सेशन में करवाना है। तो उसने मेरे को, बच्चे ने प्यारी सी बात बोली, सर वहां पर कंप्यूटर नहीं है, यहां पर मेडिकल सुविधाएं नहीं है। क्या सेंटर के बाहर मास्क है? क्या सेंटर के बाद डॉक्टर अवेलेबल रहेगा? क्या सेंटर के बाद टेम्परेचर अच्छे से चेकिंग होगी? क्या सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की जाएगी? क्या बच्चों को क्राउड को मेंटेन किया जाएगा? पुलिस की अच्छी वहां पर सुविधाएं होंगी? डॉक्टर्स की अच्छी सुविधाएं होंगी? आप लोग बताइए सर। तो कितनी अच्छी बात बोली। हमारा यूथ सर, हमारा यूथ भावनाओं से और दिमाग से भरा हुआ है, उसको पता है सिचुएशन क्या है, और आप भी अच्छे से जानते हैं। आप लोग इसका जवाब दीजिए। बड़ा सिंपली जवाब दिया जा सकता था अगर कोरोना की सिचुएशन नहीं होती कि जे का एग्जाम 6 दिन में हो रहा है क्योंकि कंप्यूटर की हमारे पास कमी है, इतने कंप्यूटर या इतने हमारे पास ऑनलाइन सेटअप्स नहीं है। सर नीट के अंदर तो हमारे पास मेडिकल सेटअप्स नहीं है, मेडिकल सेटअप्स नहीं है। क्या इतने बच्चों की रिस्क उठा सकते हैं बीमार होने का या कोरोना से ग्रसित होने का? क्या हम इतना बड़ा रिस्क उठा पाएंगे सर? तो ये गवर्नमेंट तक आवाज किसको पहुंचानी है? हमारे बच्चों को पहुंचानी है, उनको समझ में आएगी रियलिटी क्या है। और आज तक, अभी तक किसी ने भी ये रियलिटी नहीं बताई है, किसी भी यूट्यूबर ने नहीं बताई, किसी भी एजुकेटर ने नहीं बताई। मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को वाकई में इस बातों में सच्चाई लग रही है तो हर एक बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यहां पर जागरूकता जरूरी है। हर एक बच्चे को, अपने दोस्तों को शेयर करना पड़ेगा इस वीडियो को, ताकि वो वीडियो आगे तक जाए और गवर्नमेंट के कानों तक पहुंचे कि हमको जब सुप्रीम कोर्ट फैसला ले रही थी तो इन सिचुएशंस को और इन इंफॉर्मेशंस को हमने ध्यान क्यों नहीं दिया। गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचनी चाहिए। और कौन पहुंचाएगा? आप बच्चों को पहुंचानी है। याद रखिएगा, ये मैं अकेला, मेरी इतनी हिम्मत नहीं है। मैं सिर्फ यहां पर आपको डेटा दे सकता हूं, सिर्फ आप लोगों को सच्चाई बता सकता हूं, जो हो रहा है वो बता सकता हूं, लेकिन ये आवाज मेरी आपको पहुंचानी पड़ेगी। ये जो स्लाइड्स में मैंने आपको रियलिटी दिखाई, ये आप लोगों को गवर्नमेंट तक पहुंचानी पड़ेगी। ये मेरे अकेले बस की बात नहीं है। इसके लिए बार बार बोल रहा हूं कि YouTube अपने आप से उस वीडियो को ऊपर करता है, YouTube अपने आप से उस वीडियो को ट्रेंडिंग में लेके आता है जिस पे लाइक ज्यादा होते हैं। इसको शेयर करो, ट्रेंडिंग में लेके आओ, गवर्नमेंट की नजरों में डालो। उनको मालूम पड़े कि जब सुप्रीम कोर्ट फैसला ले रहा था तो शायद हमसे कोई पॉइंट मिस हो गए थे, और इन पॉइंट्स को इन स्लाइड में कवर किया गया है। कहां सिचुएशन 27 मार्च की और कहां आज की सिचुएशन, दिन रात का फर्क है। इनफैक्ट मैं आपसे कहूंगा कि 800 केसेस से 28 लाख केसेस तक पहुंच गए। तो क्या हमें लगता है कि हम इस सिचुएशन में बच्चों के एग्जाम लेने को तैयार है? क्या हम लोग इस सिचुएशन में बच्चों के एग्जाम लेने को तैयार है? और आप लोगों को यह आवाज पहुंचानी है, बाकी बच्चों को जोड़ना है। जागरूकता हमें चाहिए क्योंकि एग्जाम हमारे बच्चों का है, फ्यूचर हमारे बच्चों का जुड़ा हुआ है। हम 1 साल सहन कर सकते हैं, लेकिन किसी बच्चे को रोता हुआ नहीं देख पाएंगे सर जब वो कोरोना की वजह से एग्जाम नहीं दे पाएगा। किसी बच्चों को खो नहीं सकते सख्त कोरोना की वजह से। हम इंतजार कर लेंगे और हमें होपफुली पता है कि दिन अच्छे आएंगे। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, वो 15 अगस्त में भी उन्होंने कहा था कि वैक्सीन आएगी, और हमें भी विश्वास है कि सभी लोग लगे हुए हैं उसकी वैक्सीन को निकालने में। सर जिस दिन वैक्सीन आएगी हम शौक से उस वैक्सीन को लगाएंगे और हमारे बच्चे एग्जाम देने के लिए जाएंगे, शौक से जाएंगे। ये बच्चे चैट में लिख के आप लोगों से बोलेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, एक बार चैट में लिख के बताओ सभी के सभी की, जिस दिन वैक्सीन आएगा ना सर, हम अपने आप से वो वैक्सीन लगाएंगे और एग्जाम देने के लिए हम बोलेंगे सर एग्जाम करवा दो। और जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है, 15 अगस्त को कहा था कि वैक्सीन आने की संभावनाएं और तेज हो गई हैं, तो सर थोड़े दिन की तो बात है। हमें अपने देश पे और देश के प्रधानमंत्री पे विश्वास है और हमें पता है कि वैक्सीन जल्दी आएगा। और जिस दिन वैक्सीन आएगा हम लोग अपने आप से कहेंगे सर हमारा एग्जाम करवा दो, हमने वैक्सीन लगा ली है सर। तो 7वीं पॉइंट क्या है? 7वीं पॉइंट ये है मेरी तरफ से, अगर आप एग्जाम करवाना ही चाहते हैं सर, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि बच्चों को पहले तो पोस्टपोन, तो सर आपको मुझे लगता है थोड़ा शिफ्ट एक बार दोबारा से सोचना पड़ेगा, और बच्चों को फॉर्म को वापस से एडिट करने का आप लोगों को चांस भी देना चाहिए, ताकि वो अपने, एक तो आप सेंटर बढ़ाएं सर। जब आप सेंटर बढ़ाएंगे तो उन सेंटर को वापस से बच्चों को एडिट कर सके बच्चे फॉर्म, और बच्चे फॉर्म करके एडिट करके उसमें अपना पसंदीदा सेंटर चुन सकें। उसके लिए आप लोगों को बच्चों को रीओपन करने को आप लोगों को परमिशन देनी पड़ेगी, ताकि वो अपने नीट के फॉर्म को रीओपन करें। आपने जो सेंटर बढ़ाए हैं उसकी लिस्ट आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी और बच्चे उस सेंटर को दोबारा भर लें। यही तरीका है इसका। तो हमारी रिक्वेस्ट क्या है? हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर आप एग्जाम करवाना चाहते हैं तो पहले तो नंबर ऑफ सेंटर बढ़ाइए, नंबर ऑफ डेज भी आपको बढ़ाने पड़ेंगे सर, मेडिकल सिचुएशंस ऐसी नहीं है। फिर बहुत ही कम बच्चे
ताकि बाहर निकले और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो सके। उसके पहले एनटीए को बच्चों के लिए दोबारा से फॉर्म को ओपन करना पड़ेगा, दोबारा से बच्चों को सेंटर जो कि उनके सबसे पास वाला सेंटर है ताकि वो चूज कर सके। बच्चों को तकलीफ देकर एग्जाम कराने से सर फायदा क्या है सर? अभी मैं आवाज बनना चाह रहा हूं इन करोड़ों बच्चों की, इन लाखों बच्चों की, कहूंगा करोड़ों पेरेंट्स के साथ में करोड़ों लोगों की, इन लाखों बच्चों की, ताकि आप लोगों तक इन सिचुएशन को पहुंचाया जा सके। 7वें नंबर पर हमारी हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग हमारे बच्चों को ज्यादा सेंटर प्रोवाइड करें और इन बच्चों को सेंटर को फिर से चूज करने के लिए हमारे फॉर्म्स को खोलें। 8वां पॉइंट, आपको सेंटर्स इंक्रीज करने पड़ेंगे। इसके लिए सर सेंटर्स इंक्रीज करने पड़ेंगे और ज्यादा सेशंस में आप लोगों को नीट का एग्जाम करवाना पड़ेगा। अगर आप लोगों को वाकई में नीट का एग्जाम करवाना है तो एक दिन में इतने सारे बच्चों को एक साथ बाहर निकालना थोड़ा रिस्की होगा। मुझे जहां तक समझ में आता है, मैं जहां तक सोच पाया था और जितना मुझे बच्चों का समझ में आया, मैंने सारी चीजें आप लोगों से शेयर करी हैं और मुझे समझ में आया कि ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे। वाकई में अगर आप देखोगे ट्विटर पे तो ये ट्रेंड कर रहा है, नीट पोस्टपोन, सेफ्टी फर्स्ट, पोस्टपोन जेई नीट, प्लीज पोस्टपोन जेई नीट, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं और सब बच्चों की रिक्वेस्ट है और हम बच्चों के साथ में हैं। और मैं आप लोगों से कहूंगा कि हमें एक और चीज बच्चों यहां पर हैशटैग में डालनी चाहिए, वो ये लाइफ फर्स्ट जेई नीट नेक्स्ट। और आज मैं आप सब बच्चों को बोलूंगा, मुझे आप ट्विटर पे टैग कर देना और ये ट्विटर पे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरा ये आपको मैं बता देता हूं, आप मुझे यहां पे ट्विटर पे टैग कर सकते हैं और मेरा ट्विटर हैंडल में आप अरविंद अरोड़ा के नाम से मुझे ढूंढ सकते हैं। और मेरी रिक्वेस्ट है बच्चों से कि आप लोग प्लीज इस हैशटैग को यूज करते हुए इस वीडियो को शेयर करो ताकि उनको पता लगे कि वाकई में सिचुएशंस ऐसी नहीं है कि एग्जाम करवाया जा सके। तो मेरी सब बच्चों से रिक्वेस्ट है, अरविंद.अरोराज, मैं भी उसे रीट्वीट कर दूंगा और शायद हमारी बात गवर्नमेंट तक पहुंच जाए। और ये मैंने अभी उसको पिन भी कर दिया, मैं वापस से उसको पिन कर दूंगा। अरविंद अरोरा, अरविंद.अरोराज, ये मेरा ट्विटर हैंडल है। वहां पे आप इस हैशटैग को पिन करिएगा। ये हैशटैग मैं आपको दे रहा हूं, लाइफ फर्स्ट जेई नीड्स नेक्स्ट, प्लीज फोकस ऑन दीज डेटाज। आप ये रिक्वेस्ट करिए गवर्नमेंट से और रिक्वेस्ट करते हुए आप लोगों को इस वीडियो को शेयर करना है। इस वीडियो का लिंक आप थोड़ी देर में ले पाएंगे, अभी भी ले सकते हैं, कॉपी करके ट्विटर पे डाल दीजिए, मुझे जरूर टैग कर दीजिएगा ताकि मैं उसे रीट्वीट कर सकूं, क्योंकि जितने ज्यादा रीट्वीट होंगे, क्योंकि अभी भी वक्त है और गवर्नमेंट को सोचने को कहा जा सकता है कि प्लीज आप थोड़ा सोच लो। और अगर थोड़े दिन और आगे निकले तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अभी ही लोग बहुत ज्यादा मेंटल प्रेशर पे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है, ट्विटर पे अभी फिर से हम लोगों को जागना पड़ेगा एक बार और पहली बात तो ट्राई करो कि थोड़ा सा वो लोग ध्यान दें, इन सारी पॉइंट्स पे ध्यान दें। और अगर नहीं मानते एग्जाम करवाते तो उनसे रिक्वेस्ट करें कि हमारी कुछ शर्तें हैं सर, हमारी रिक्वेस्ट है, जिनको आप मान के अगर हम एग्जाम लेंगे तो शायद हम लोग सेफली एग्जाम दे पाए। हम लोग सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लाइफ फर्स्ट जेई नीट नेक्स्ट, ये हमारा रिक्वेस्ट है। और ये सारे बच्चों को ट्विटर पे आप लोग ट्वीट करेगा इसी वीडियो को, क्योंकि इस वीडियो में सारे डेटाज मैंने दे दिए हैं, सारे पॉइंट्स मैंने गिनवा दिए हैं जिसको हमारी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। इसी वीडियो को ट्वीट कर दो और वहां पर टैग कर देना मुझे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या एमएचआरडी को। एमएचआरडी को टैग करोगे तो ज्यादा आसान रहेगा, हमारे एमएचआरडी मिनिस्टर पोखरियाल जी को भी आप लोग कर सकते हैं टैग, और वहां पर टैग करिए ताकि उन तक हमारी आवाज पहुंचे। मुझे जरूर उसमें शामिल कर लीजिएगा ताकि मैं उसे रीट्वीट कर सकूं और हमारी आवाज दूर तक जा पाए। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे फिर से विनती करता हूं, हम सबको साथ में एक बार थोड़ा सा कोशिश और करनी चाहिए। मैं ये पहले ही कह रहा हूं कि हम हमारी तरफ से हमारी सरकार को, हमारी गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर रहे हैं। इन बच्चों की जिंदगी का सवाल है और ये बच्चे भी ऐसा चाहते हैं, तो हमारी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग इनकी बातों को सुने। और सब बच्चों से रिक्वेस्ट है कि एक बार ट्विटर पे ट्वीट करें, मुझे टैग जरूर कर दीजिएगा, लाइफ फर्स्ट जेई नीट नेक्स्ट, और इसको वीडियो को प्लीज आप गवर्नमेंट तक पहुंचाइए ताकि वो इन पॉइंट्स को एक बार देख लें। शायद उनको कुछ समझ में आ जाए कि शायद जो सिचुएशन अभी क्रिएट हुई है, मे बी उस पे ऊपर वापस से सोचा जा सके। तो 11,000 बच्चे इसको अभी तक लाइक कर चुके हैं। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप बच्चों ने अगर लाइक नहीं किया है, क्योंकि लाइक करेंगे तभी ये वीडियो आगे जाएगा और यूट्यूब इसे ट्रेंडिंग वीडियो बनाएगा और ये हमारी गवर्नमेंट तक पहुंचेगा। दूसरा तरीका है, आप ट्विटर पे जाइए, ट्विटर पे जाके इसी वीडियो का लिंक शेयर करिए, वहां पर गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करिए, एमएचआरडी को वहां पर टैग करिए और मुझे भी वहां पर आप टैग कर दीजिए अरविंद अरोड़ा के नाम से। मुझे मैं आपको वहां पर मिल जाऊंगा। मेरा जो हैंडल नेम है वो है @अरोराज अरविंद, ये मेरा हैंडल नेम है @अरोराज अरविंद, आप लोग देख लीजिए
@aroras अरविंद, मैं इस नाम से आपको वहां पे मिल जाऊंगा और आपके ट्वीट्स को मैं रीट्वीट कर दूंगा और रीट्वीट करने के बाद वो ट्वीट्स हमारे गवर्नमेंट तक पहुंच जाएंगे। काफी बच्चे यहां पर ट्विटर पे मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मुझे दिख भी रहा है कंटिन्यूसली, और आप जुड़ जाइए और एक बार इसी वीडियो का लिंक लीजिए। लिंक लेने के बाद मैं नीचे किन किन को टैग करना है वो बता देता हूं। वैसे ट्वीट पे मैंने टैग कर रखा है, एक तो लिखोगे @HRD मिनिस्ट्री। HRD मिनिस्ट्री को जब आप टैग करोगे तो आपको दिख जाएगा ये, है ना। उसके बाद आपको टैग करना है डॉक्टर RP निशांक पोखरियाल सर को। हमें निशांक, ये रमेश पोखरियाल सर जो है हमारे, उनको हमें एक बार ट्वीट करना पड़ेगा और उसके अलावा मतलब उनको टैग करना पड़ेगा, और उसके अलावा माई गवर्नमेंट इंडिया, और उसके अलावा सिर्फ आपको ये वीडियो टैग करना है और मुझे टैग करना है और 3 लोगों को और टैग करना है। एक तो HRD मिनिस्ट्री, दूसरा डॉक्टर RP निशांक, और तीसरा है हमारे पास माई गवर्नमेंट इंडिया। काफी बच्चों को पता नहीं होता कि टैग किसे करना है, तो मैं आपको सिर्फ सिंपली 4 नाम बता रहा हूं। आप इस वीडियो का लिंक लीजिए, ट्विटर पे जाके सिर्फ अपने ट्विटर पे डालिए, 4 लोगों को टैग करिएगा। एक तो @HRD मिनिस्ट्री, दूसरा डॉक्टर RP निशांक, तीसरा माई गवर्नमेंट इंडिया, चौथा मेरा आपको मिल जाएगा @अरोराज अरविंद। इन नामों से आपको 4 टैग करिए, इस वीडियो को डाल दीजिए और हमारी तरफ से प्रार्थना करते हुए आप जो भी लिखना चाहते हैं, 1 लाइन 2 लाइन, वो आप लिख दीजिए और टैग कर दीजिए एक बार उन्हें। उनके तक अपने आप आवाज पहुंच जाएगी, क्योंकि ट्विटर पे ये लोग मोस्टली एक्टिव हैं और आपकी बातों को सुनते हैं। तो आप अगर मुझे में डाल रहे हैं तो मैं उसे रीट्वीट कर दूंगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। मैं भी अपनी तरफ से रीट्वीट कर दूंगा, आपके जितने भी ट्वीट्स आएंगे मैं उन सभी को रीट्वीट कर दूंगा ताकि हमारी गवर्नमेंट तक पहुंचे। आप लोग अभी ट्वीट कर सकते हो तो जरूर करिए और ट्विटर पे हमारे साथ जुड़ जाइए ताकि हमारी आवाज हमारी गवर्नमेंट तक पहुंच पाए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। क्योंकि अब उस सिचुएशन में हम शायद नहीं है जहां पर अगर जब तक हमारे पास वैक्सीन नहीं आती, मेरा ऐसा मानना है कि जब तक वैक्सीन नहीं आती सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं है एग्जाम करवाने के लिए। और इसके लिए हमारे गवर्नमेंट को और हमारी जो सरकार, हमारी गवर्नमेंट को और हमारे सुप्रीम कोर्ट को और हमारी MHRD मिनिस्ट्री को, NTA को एक बार बच्चों की आवाज सुननी चाहिए। मैं एक जरिया हूं, आवाज पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मुझे, जब मैंने मंडे को वो सेशन किया था जिसमें अनाउंसमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद से आज थर्सडे हो गया, 4 दिन में मेरा इंस्टा हैंडल के बाद मेरा मेल, उसमें जो मुझे प्राइवेट मैसेजेस हैं बच्चों के, बहुत सारे निराशाजनक जो मैसेजेस मिल रहे हैं। बच्चे सवाल पूछ रहे हैं कि कैसे पॉसिबल है, क्या करेंगे हम लोग, सारे बच्चे पूछ रहे हैं। और हमारी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप जुड़ के ट्विटर पे आइए, जुड़िए और एक बार इस वीडियो को बेटा शेयर करना है, क्योंकि जो मैं आप लोगों को, मैंने जो पिन किया हुआ है वहां पर ये वीडियो शेयर नहीं है। मैं इसको, आप लोग शेयर कर दीजिए, उसको रीट्वीट कर दूंगा, मैं अपने तरफ से भी ये मैसेज डाल दूंगा। 4 लोगों को आपको टैग करना है, इस वीडियो का लिंक लो, उस मैसेज में डालो, 4 लोगों को आप लोग शेयर कर लेना। HRD मिनिस्ट्री, रमेश पोखरियाल सर, डॉक्टर RP निशांक के नाम से मिलेंगे, और माई गवर्नमेंट इंडिया और अरविंद अरोराज। आप लोग मुझे बड़े आसानी से ढूंढ सकते हो और वहां पर आप मुझसे जुड़ जाइए। और मैं यहां पर सब बच्चों के लिए मैं डेफिनेटली यहां से रीट्वीट कर दूंगा, जिससे हमारी जो भावनाएं हैं, हमारे जो विचार हैं और हमारे जो रिक्वेस्ट है वो हमारी गवर्नमेंट तक पहुंच जाएं। ये मैं अपनी तरफ से कर सकता हूं। अब मैं आप लोगों को एक बार वो वीडियो दिखाना चाहता हूं जाने से पहले, तो मुझे आप 2 मिनट का समय दीजिए। इसके अलावा अगर आप मुझसे कुछ भी कहना चाहते हैं, देन यू कैन से, आप मुझसे कह सकते हैं। आप लोग बोलिए कि आपके दिमाग में क्या विचार आ रहा है और आपको क्या लगता है कि आज हमने जो ये सेशन किया है क्या ये जरूरी था। पहला मेरा सवाल है कि आज जो हमने सेशन किया है क्या ये जरूरी था। आप लोग मुझे बताइए, क्या आप में से कितने बच्चों को लगता है कि हाँ सर बातें बिल्कुल सही कही गई हैं। बहुत सारे बच्चों के, आपको मैं बता देता हूं कि तैयारी है। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर तैयारी है हमारी, लेकिन सुविधाएं ही नहीं है, सच सिचुएशन भी नहीं है, और हमारे एग्जाम के लिए हमारे मॉम डैड को हम तकलीफ में डालें ये भी पॉसिबल नहीं है। आप बताइए कि हम लोग कैसे जाएंगे, कैसे वहां तक पहुंच पाएंगे। ये देखो बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट मिल रही है। इसमें से मैं एक बच्चे का आप लोगों को मैसेज सुनाता हूं। एक वेस्ट बंगाल का लड़का था और उसने, वेस्ट बंगाल का लड़का था, उसका मैसेज आप लोगों को जरूर सुनना चाहिए। मैं, ये देखिए और भी बहुत सारे बच्चे हैं, ये देखिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा सुनाता हूं, यहीं पे सुना देता हूं आप लोगों को। यहां सर प्लीज पोस्ट, ओके, तो मैं आपको सुनाता हूं, ये सुनिए आप। J and me, because in this, hello everyone, and respected our HRD Minister Dr. Ramesh Pokhriyal, on behalf of 25 lakh students, I request you to postpone J and me, because
In this pandemic situation of COVID-19 and natural calamities, it is not possible to follow SOP on ground level. Already our brothers and sisters have committed suicide, and yet many are attempting to do so. Because in this age, it is very difficult to handle stress and depression. Sir, it's not the case that students are not prepared. Students are preparing for these exams since 2 to 3 years, and it is not possible to cover whole syllabus in 2 months. So that's not the case. A student sacrifice their everything and isolate themselves from the whole world to get admission into IITs and become engineers and doctors. And their innocent parents are working hard to pay their fees so that their children can get into good colleges and become engineers and doctors. But arranging exam in this pandemic situation and natural calamities, many students will be deprived of this opportunity for which they were working hard. Sir, I request you to please address all the students of JEE and NEET and please postpone our exam. ना ये बच्चे ने क्या बोला? ये बच्चे ने जो बोला वो आप लोगों को मेरी बात को ध्यान से सुनना चाहिए। इस बच्चे ने ये कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमारे बच्चों का एग्जाम नहीं है। बिल्कुल एग्जाम है सर, एग्जाम है, सॉरी तैयारी नहीं है, तैयारी बिल्कुल है। इन बच्चों की एकदम अच्छे से तैयारी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं जो कि 1 साल 2 साल 3 साल से तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि उनके एग्जाम की तैयारी नहीं है इसलिए वो लोग बहाना बना रहे हैं। सर ऐसा नहीं है, वाकई में वो सिचुएशन अब तो बिल्कुल भी नहीं है। शायद आज से 3 महीने पहले होती, अब तो वो सिचुएशन है ही नहीं जहां पर एग्जाम करवाया जा सके। तो आप कैसे कह सकते हैं सर? तो इसीलिए ये एक बार आवाज फिर से हमको पहुंचानी पड़ेगी इस सेशन के थ्रू। इसे आप शेयर करिए ताकि बाकी बच्चों तक पहुंच सके। और एक बच्चा जिसने बहुत अच्छा मैसेज दिया था, मैं उसे ढूंढ लेता हूं और मैं आपको उसके साथ शेयर करता हूं ताकि उस बच्चे की आवाज पहुंच सके। ओके, सो बाकी मेरी रिक्वेस्ट है सब बच्चों से कि आप ट्विटर पे एक बार जरूर इसी वीडियो के लिंक को शेयर करके बाकी आप लोग बाकी क्या कर सकते हैं, डेफिनेटली 4 लोगों को ट्वीट करते हुए ये मैसेज जरूर पहुंचा सकते हैं ताकि सच्चाई को वो समझ सके कि अभी वो उस सिचुएशन में है ही नहीं जहां पर एग्जाम करवाया जा सके। वो बच्चे का वीडियो मैं सेव नहीं कर पाया, वो वेस्ट बंगाल का बच्चा था। वो बहुत ही पोलाइटली कह रहा था कि वो कोरोना पॉजिटिव है। मुझे वो बच्चे का वीडियो मिल नहीं रहा है और काश वो मुझे मैं सेव कर पाता। और बहुत ही पोलाइटली उस बच्चे ने कहा कि मैं अभी क्वारंटाइन में हूं, कोरोना पॉजिटिव हूं, मैं एग्जाम देना चाहता हूं और मैं काफी दिनों से उसके लिए तैयारी कर रहा था और अब मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि मैं वो एग्जाम दे ही नहीं पाऊंगा। कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से मेरे हालात उस सिचुएशन में नहीं है। तो अब सवाल ये है कि क्या हम लोग एग्जाम इन बच्चों को छोड़ के एग्जाम करवा पाएंगे? सर मुझे नहीं लगता है। तो अभी फिर से हम लोगों को सोचना चाहिए। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, 1 या 2 नहीं है। अगर आप ट्विटर पे जाके जेईई और नीट लिखेंगे तो आपको हजारों बच्चे मिल जाएंगे जिन्होंने अपनी व्यथा, अपनी प्रॉब्लम्स बताई है। इनफैक्ट बहुत सारे बच्चे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद सुसाइड भी कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। हमारे बच्चों को नेगेटिव असर नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि हमारे देश की बात है और एग्जाम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आई थिंक अब तो हमारी बच्चों की ज़िंदगी है और इसे आप लोगों को आगे लेके जाना है। ट्विटर पे आप लोग शेयर करिए ताकि ये आवाज़ अब पहुंचे गवर्नमेंट तक और उन्हें सच्चाई समझ में आए कि जहां पर 800 केसेस में हम लोग पोस्टपोन कर रहे थे ये कह के कि पेरेंट्स को ट्रैवल करना पड़ेगा और वो ट्रैवल कैसे पॉसिबल है। आज जब एक दिन में 70,000 केसेस आ रहे हैं तब हम कह रहे हैं कि एग्जाम देना पड़ेगा। हाउ इज दिस पॉसिबल? तो यहीं से मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। आई थिंक आप लोगों ने समझ लिया होगा और इस मुद्दे को थोड़ा सा हम लोगों को सीरियसली लेने की जरूरत है। लाइफ फर्स्ट, जेईई नीट नेक्स्ट। यस गाइज, और जाते जाते मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए टेलीग्राम में। हमारा टेलीग्राम ग्रुप अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो वेदांतु नीट ऑफिशियल हमारे टेलीग्राम का ग्रुप है। और उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि ये चैनल हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा, हमेशा। चाहे वो तैयारी हो, चाहे आप लोगों की आवाज को बुलंद करना हो। मैं सिर्फ एक जरिया हूं बच्चों की आवाज गवर्नमेंट तक पहुंचाने का, लेकिन इस वीडियो को आप लोगों को शेयर करके गवर्नमेंट तक जरूर पहुंचाना है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। दिस इज अरविंद अरोड़ा साइनिंग ऑफ। थैंक यू।